रिहान उस अस्पताल में वापस जाता है और उस मुर्दा घर के डॉक्टर से बात करके उन्हें 10 लाख रुपए देकर मना लेता है कि वो दोनों किसी को भी न बताएं कि मैं और आहना कभी भी इस अस्पताल में आए थे और सिया मल्होत्रा की लाश के साथ उनका कोई संबंध भी है। उसके बाद नीलावंती आहना और रिहान को लेकर भारत आ जाती है और आहना के अब्बू और अम्मी से मिलकर दोनों की शादी की बात करती है। आहना के अब्बू इस बात से बेहद नाराज हो जाते हैं कि उनकी बेटी एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ शादी करने जा रही है और वह गर्भवती भी है। वह उसे अपने घर से निकाल देते हैं और अपने सभी नाते रिश्ते तोड़ देते हैं। नीलावंती आहना को अपने साथ वापस ले आती है, जहां दोनों की सगाई करवाती है। सगाई होने के बाद ही रिहान को अपने आसपास कुछ अशुरी शक्तियों का अनुभव होता है और अचानक एक विशाल झूमर आहना और यश के ऊपर गिर जाता है। अब आगे वह उस शहर का सबसे महंगा और रईस अस्पताल था। रात के करीबन 12 बज रहे थे। इसी कारण पूरे अस्पताल में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। सभी और बस कोई गार्ड्स निगरानी करता हुआ दिख रहा था, जिसकी जूतों की आवाज़ 1 किलोमीटर दूर भी आराम से सुनाई देती। अचानक उस अस्पताल परिसर की शांति भंग करती हुई 2 एम्बुलेंस दाखिल हुई, जिसका शोर सुनकर कई जूनियर डॉक्टर और नर्स और कुछ वार्ड बॉय भी आ गए। यह एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत एम्बुलेंस की सायरन सुनकर सभी को आना होता है। उस एम्बुलेंस के पीछे और कई बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां अंदर आ गई, जिन्हें सुरक्षा गार्ड ने पार्किंग का रास्ता दिखाया। उन दोनों एम्बुलेंस में आहना और रिहान थे। दोनों की हालत बेहद नाजुक थी। सबसे पहले आहना को नीचे उतारा गया। उसके सर में एक बड़ा नुकीला कांच घुस गया था और एक बड़ा लोहे का टुकड़ा उसके दाएं सीने को पार कर गया था। उस लोहे के टुकड़े को किसी ने नहीं निकाला था। आहना का पूरा शरीर खून से नहा गया। रिहान आहना की ऐसी हालत देखकर कांप रहा था। उसे जल्दी से नीलावंती ने संभाल कर एक कुर्सी पर बैठाया और किसी नौकर को उसका ध्यान रखने को कहकर आहना के साथ चली गई। आहना को सीधे ही स्टेजर पर लेटाकर कुछ डॉक्टरों का दल जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। उसी के पीछे दूसरी एम्बुलेंस में एक और जिस्म तड़पता हुआ नीचे उतारा गया, जो कि यश का था। उसके पूरे शरीर पर अनगिनत कांच के टुकड़े घुस चुके थे, इसलिए उसका पूरा शरीर जगह जगह से कट गया था। उसके आसपास उसकी माँ बिलखती हुई अकेले जा रही थी। उसे भी बहुत से डॉक्टरों का दल भीतर ले जा रहे थे। अब सब लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर आस लगाए खड़े थे। जल्दी से उन दोनों का ऑपरेशन शुरू किया गया। यश की माँ बेहद गरीब थी, इसलिए इतने बड़े अस्पताल का खर्चा उठा पाना उसकी औकात के बाहर था। यश के इलाज की पूरी जिम्मेदारी नीलावंती ने अपने कंधे पर ले ली। एक एक करके सभी मेहमान दोनों के जल्दी ठीक होने की कामना करके चले गए। अब उस अस्पताल के गलियारे में लगे उस सोफे पर सिर्फ 3 लोग बैठे थे, रिहान, नीलावंती और यश की बूढ़ी माँ संगीता। वह बेहद रोने लगी कि आज से कई सालों पहले एक रोड एक्सीडेंट में मेरे पति गुजर गए और अब यश, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, किसके लिए जीऊँगी। नीलावंती ने उसे प्यार से संभाला। वहाँ नीलावंती के कुछ गार्ड्स बंदूक लिए भावहीन खड़े थे, जैसे किसी के जीने मरने से उन्हें क्या फर्क पड़ता है। रिहान अब भी बार बार उस साए और उस चुड़ैल के बारे में सोचे जा रहा था। उसने खिड़की के बाहर जो भी देखा, क्या वह महज एक वहम था? क्योंकि उसने और आहना ने उस अस्पताल में कुछ शैतानी ताकतों को देखा था। क्या वाकई उस खिड़की के बाहर कोई चुड़ैल थी? यदि सच में उस खिड़की के बाहर कोई चुड़ैल थी तो वो क्यों थी, कौन थी, और उसने आहना और यश पर हमला क्यों किया? रिहान को याद आ रहा था। उसने बड़े ध्यान से उस झूमर के जंजीर को देखा था, जिसके सहारे वह छत से लटक रहा था। उस जंजीर का एक हिस्सा लाल रक्त गर्म होकर टूटा था।
आखिरकार यह सब कैसे संभव था? रिहान यह सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल पर 1 घंटी बजी। रिहान ने जैसे ही फ़ोन उठाया, सामने से आवाज़ सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सामने एक बेहद डरावनी महिला की आवाज़ आ रही थी। उसने कहा, तुमने मेरे साथ बेवफाई करके अच्छा नहीं किया, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। रिहान ने जल्दी से फ़ोन फेंका और सहमा सा खड़ा हो गया। रिहान का ऐसा व्यवहार देखकर सभी चौंक गए और रिहान को अजीब भाव से घूरने लगे। नीलावंती ने कहा, रिहान क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? रिहान ने कुछ जवाब नहीं दिया और बस फ़ोन उठाकर बाहर चल दिया। नीलावंती ने एक सिक्योरिटी गार्ड को उसके साथ जाने को कहा। वह सिक्योरिटी गार्ड वाला रिहान के पीछे पीछे अस्पताल परिसर के आलीशान बाथरूम में आ गया। रिहान ने कहा, तुम मेरा बाहर ही इंतज़ार करो, और फ्रेश होने लगा। जब रिहान अपना चेहरा धो रहा था तो सामने लगे विशालकाय दर्पण पर उसकी नज़र पड़ी। उस दर्पण को देखकर रिहान के ठंडे में भी पसीने छूट गए। उसने देखा कि उसके ठीक पीछे वही कर्ण पिशाचिनी खड़ी है, जिसके साथ उसने उस दिव्य लोक में शारीरिक संबंध बनाए थे। वह उस लोक में जितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, यहाँ वह उतनी ही डरावनी और बदसूरत दिखाई दे रही थी। उसने काले कपड़े पहने थे और सोने का आभूषण धारण कर रखे थे। उसकी आंखें अंगार के समान जल रही थी और उसके हाथों की उंगलियों में तेज नुकीले नाखून थे, जैसे किसी जंगली जानवर के होते हैं। रिहान उसे देखकर भय से थर-थर कांपने लगा। वह गार्ड को बुलाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस हवा आ रही थी। वह कर्ण पिशाचिनी किसी बल खाती नागिन की तरह रिहान की ओर बढ़ने लगी। रिहान डर से कांपते हुए पीछे जाने लगा और अंत में एक दीवार से टिक गया। अब वह कर्ण पिशाचिनी रिहान के बिल्कुल करीब एकदम सामने खड़ी थी। उसने अपने पैने नाखून रिहान के मस्तक पर रखा और धीरे से नीचे सरकाते हुए बोली, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो रिहान। रिहान अब हाथ जोड़कर कांपता हुआ बोला, देखो मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे भगवान के लिए माफ़ कर दो। जो भी मैंने तुम्हारे साथ उस दिव्य लोक में किया, वो अनजाने में मुझसे हो गया। मैं आहना से बेहद मोहब्बत करता हूँ, प्लीज़ मुझे उसके साथ रहने दो। रिहान की बात सुनकर कर्ण पिशाचिनी बेहद क्रोधित हो गई और कहा, क्या कहा तूने? मेरे जिस्म से अपनी वासना की प्यास मिटाकर अब कहता है कि मुझसे भूल हो गई? तुम्हें वापस मेरे साथ चलना ही होगा और मुझसे शादी करनी होगी, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रिहान उस कर्ण पिशाचिनी से कुछ गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, लेकिन इसमें गलती भी तो तुम्हारी ही है। जब तुम जानती थी कि मैं तुम्हारे लोक का नहीं हूँ, तो भला क्यों मेरे साथ सोई थी, वो भी नग्न अवस्था में? मुझे भी नग्न ही सुलाया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कर्ण पिशाचिनी गुस्से में किसी आग की तरह जलती हुई बोली, इतनी हिम्मत आ गई है तुझ में कि अब मेरी गलती भी दिखाने लगा तू? हाँ, मैं तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को मार डालूंगी। यह सुनकर रिहान घबरा गया और सहम कर रोते हुए बोला, नहीं, भगवान के लिए मुझे माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो। वह कर्ण पिशाचिनी गुस्से में अट्टहास करते हुए बोली, तुम्हें मेरे गुस्से का अंदाजा भी नहीं है। ले मेरा पहला तोहफा, तेरे दोस्त यश की लाश। और वह लाश वहां से गायब हो गई। रिहान घबरा कर भागता हुआ बाथरूम से बाहर आया और सीधे ऑपरेशन थिएटर की ओर भागा। कुछ दूरी पर जाते ही वह लड़खड़ाकर गिर गया, जिसे उस सिक्योरिटी गार्ड ने उठाया। वह भागकर सीधे ऑपरेशन थिएटर की ओर गया और सामने दरवाजे पर टिक गया। वह विशालकाय लोहे का दरवाज़ा सीधे ऑपरेशन थिएटर में जाता था,
जहाँ किसी का भी जाना मना था। रिहान उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा और बदहवास सा लात मारने लगा। उसकी यह हरकत देखकर अस्पताल के गार्ड तुरंत आ गए। इससे पहले कि वो लोग रिहान को कुछ नुकसान पहुंचाते, नीलावंती के गार्ड ने बीच बचाव किया। नीलावंती ने रिहान को प्यार से संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन रिहान तो बस एक ही रट लगाए जा रहा था कि यश की जान खतरे में है। माँ, यश की जान खतरे में है, उसे बचा लो, वो उसे मार डालेगी। नीलावंती ने एक थप्पड़ उसे मारा और कहा, रिहान, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंदर इस देश के बड़े से बड़े डॉक्टर हैं और तुम कह रहे हो कि यश की जान खतरे में है, वो मार डालेगी? हाँ, कौन मार डालेगी? अपने आप को संभालो। यहाँ यश की माँ बैठी है, उस पर क्या बीतेगी जरा सोचो। नीलावंती ने एक गार्ड्स को बुलाया और कहा, एक काम करो, इसे वापस घर छोड़ आओ। रिहान मना करने लगा कि नहीं, मैं यश और आहना को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस पर नीलावंती ने गुस्से में आंखें तरेर कर कहा ना जाओ, मतलब जाओ, तुम यहाँ कुछ नहीं संभाल पा रहे हो। नीलावंती के एक इशारे पर कुछ गार्ड्स आए और रिहान को पकड़कर जबरदस्ती वहां से ले जाने लगे। रिहान आधे रास्ते में ही बाथरूम जाने की जिद करने लगा। रिहान की जिद के आगे झुकते हुए उन गार्ड्स को उसे बाथरूम ले जाना ही पड़ा। वहां पहुंचते ही रिहान सीधे टॉयलेट में घुस गया और उसे वहां एक छोटी खिड़की मिल गई जिसके सहारे वह बाहर भाग सकता था। उसने आहिस्ते से उस छोटी खिड़की की कांच की पत्तियां हटाई और उससे बाहर निकल गया। जब रिहान ने नीचे देखा तब उसे एहसास हुआ कि वह टॉयलेट 5वीं मंजिल पर था। यदि यहाँ से नीचे गिरे तो हड्डी पसली नहीं बचेगी। रिहान को उस वक्त सिर्फ अपने दोस्त यश की चिंता थी। वह पाइप के सहारे लेता हुआ धीरे धीरे जाने लगा और धीरे से वह एक दूसरे बाथरूम में घुस गया। यह भी एक टॉयलेट रूम ही था जहां अंधेरा पसरा था। रिहान ने झट से अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और इधर उधर देखने लगा। वह एक 5 बाय 6 का टॉयलेट रूम था जिसकी लाइट बंद थी। रिहान जैसे ही उस रूम से बाहर निकला, वह एक बड़े से हॉल में था। वह अजीब सी घबराहट में लाइट का स्विच ढूंढने लगा। आखिरकार उसे स्विच बोर्ड मिल ही गया। रिहान ने झट से लाइट चालू की और पूरा कमरा 1 सेकंड में रोशनी से नहा गया। रिहान ने अब राहत की सांस ली और अपने मोबाइल का टॉर्च बंद कर जेब में रख लिया। रिहान जैसे ही उस कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा, उसकी चीख निकल गई। उस कमरे में करीबन 50 बिस्तर थे जिसमें कोई पूरे चेहरे को सफ़ेद चादर से ढककर बेजान सोया था। रिहान इसका मतलब बखूबी समझता था। यह उस अस्पताल का मुर्दा घर था। रिहान की नज़रों में झूल गई वह पोस्टमार्टम वाला दृश्य और वह कांपने लगा। वह लगभग चीखते चिल्लाते हुए वहां से भागने लगा और बाहर आकर ही चैन की सांस ली। जब रिहान ने गौर किया तो वह उस दरवाजे के पार खड़ा था जिसे अभी अभी वह तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मतलब अब वह ऑपरेशन थिएटर में था। वह सीधे और अंदर उसी गलियारे में चलने लगा। दूर उसे 2 ऑपरेशन थिएटर की लाइट जलती हुई दिखाई दी। वह भागकर उनके करीब गया। वह अब उस ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर खड़ा था। उस दरवाजे में एक कांच की खिड़की थी जिसके पार आसानी से देखा जा सकता था। रिहान ने देखा उस खिड़की के पार उसकी आहना थी जिसके सर का ऑपरेशन किया जा रहा था। रिहान की आंखों में आंसू छलक गए। वह रोना चाहता था लेकिन खुद को संभाल लिया। आज उसके सामने उसकी आहना का जिस्म ऐसी हालत में था। वह जल्द ही दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। वहां जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसकी रूह कांप गई।
उस खिड़की के उस पार उसके जिगरी यार यश का पूरा शरीर डॉक्टरों ने गले से लेकर पेट तक फाड़ा हुआ था और बेहद बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा था। आहना से भी ज़्यादा चोट उसे आई थी। इसके शरीर के सभी आंतरिक अंग कट फट चुके थे, जिन्हें सीलने की कोशिश डॉक्टर कर रहे थे। तभी रिहान ने देखा वो खून जमा देने वाला नज़ारा, जब उसके दोस्त के बिस्तर के पास वह कर्ण पिशाचिनी प्रकट हुई। उस कर्ण पिशाचिनी का चेहरा रिहान की ओर था। वह गुस्से में रिहान को घूर रही थी, जो कि खिड़की के उस पार हाथ जोड़कर अपने दोस्त की जान की भीख मांग रहा था। रिहान उससे कहना चाहता था कि तुम मेरे लिए आई हो तो मुझे मार डालो, पर यश को छोड़ दो। अचानक से उस कर्ण पिशाचिनी ने यश को छुआ और उसे सहलाने लगी। धीरे धीरे वह होश में आने लगा। जब डॉक्टरों ने देखा कि उनका मरीज इतनी भारी मात्रा में बेहोशी की दवा देने के बाद भी होश में आने लगा, तो वो सभी बौखला उठे। एक अजीब सी अफरा तफरी मच गई उनके बीच और आखिरकार जब तक कोई कुछ कर पाता, यश जागने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सामने देखा उस खौफनाक चेहरे को, जो कि कर्ण पिशाचिनी का था। उसके बाद उसकी नज़र गई खिड़की के बाहर, उसकी जान की भीख मांगते हुए उसके दोस्त रिहान की तरफ। फिर जब उसने अपने जिस्म को देखा तो वह दहल उठा। उसका पूरा शरीर गले से लेकर पेट तक खुला हुआ था, जिसकी वजह से अचानक उसे इतना तेज दर्द होने लगा, मानो किसी ने उसके पूरे जिस्म को खोलते ही तेल की कढ़ाई में डाल दिया हो। वह दर्द से कलपते हुए चीखने लगा। उसकी रुदन से पूरा अस्पताल गूंज उठा। वह इतना तेज चिल्लाकर रो रहा था कि उसकी आवाज़ बाहर बैठी उसकी माँ संगीता और नीलावंती ने भी सुना। दोनों उसकी चीख सुनकर घबरा गई और अंदर जाकर देखने या डॉक्टर से बात करने की जिद करने लगी। तभी यश रिहान की ओर देखते हुए अंतिम बार पूरी ताकत से चीखा और उसके बाद एकदम शांत हो गया। कर्ण पिशाचिनी अब रिहान की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। वहीं रिहान समझ चुका था उसका अजीज दोस्त यश उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। उसके पैर उसके जिस्म का भार उठा पाने में असमर्थ हो रहे थे। वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगा। आगे की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।